अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, चाहे आप जॉब सर्च वीज़े पर आ रहे हैं या जॉब वीज़ा पर आ रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, लेट्स से आपको एडमिशन लेटर मिल गया और आप स्टूडेंट वीज़ा पर स्टडी करने के लिए जर्मनी आ रहे हैं, या आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया है और आप जॉब करने के लिए जर्मनी आ रहे हैं, या इवन आप सिर्फ जॉब सर्च वीज़ा पर जर्मनी आ रहे हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल कर लेनी चाहिए, जो कि ना सिर्फ आपको हैसल से बचाएँगी जर्मनी आने के बाद, बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी देंगी और आपके थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोज़ जो हैं वो वेस्ट होने से भी बचाएँगी। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल कर लेनी चाहिए? आज की वीडियो में हम उन चीज़ों पर ही बात करेंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा नाम है बिलाल सिद्दीकी, मैं 8 साल से जर्मनी में रहता हूँ और जर्मनी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो या जॉब सर्च से रिलेटेड हो, वर्क या जॉब अपॉर्चुनिटीज या जर्मनी में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी चाहिए, लेट्स से आपको जैसे ही एडमिशन लेटर मिल गया या आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आपने जॉब ऑफर लेटर अगर आपको मिला है या एडमिशन लेटर मिला है तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, और दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि आपका पासपोर्ट उसकी एक्सपायरी क्या है। मेक श्योर कीजिए कि उसकी एक्सपायरी इनफ हो एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ऐसा ना हो कि आप एम्बेसी जाएं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए और वहां आपको कोई सरप्राइज मिले कि कोई डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है या आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी रिक्वायरमेंट से कम है, या इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट आपका लेट्स से मिसिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एडमिशन हुआ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर, लेकिन अगर आपके पास आइल्स है तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आइल्स का डॉक्यूमेंट भी हो वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर भी हो आपके पास वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए, एडमिशन लेटर तो ऑब्वियसली होना ही होना चाहिए। तो इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है, मेक श्योर कीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में हो और कंप्लीट हों। उसके साथ साथ अपनी सीवी, अपना कवर लेटर, अपना एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें अपडेट करके इनको ऑर्गेनाइज कर लें, इनको मैनेज कर लें, अपने रेफरेंस लेटर, अपने रिकमेंडेशन लेटर, अब ये सारी चीज़ें अरेंज करके ये मेक श्योर करेंगे ये आपके पास हो ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट थिंग है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट करने, प्रिपेयर करने, ऑर्गेनाइज करने, मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। ज़रूरत से ज़्यादा हों दैट इज़ गुड, लेकिन ज़रूरत से कोई भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, जो दूसरे नंबर पर है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके जाएँ। लेट्स से वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है, तो आपने रिसर्च करनी है कि आपको ब्लॉक अकाउंट कौन-सा यूज़ करना चाहिए, तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। लेट्स से डॉयचे बैंक हो गया, वो ब्लॉक अकाउंट खोलता है। कोरेकल हो गया, और इस तरह की और भी बैंक्स होंगे जो ब्लॉक अकाउंट्स खोलते होंगे। तो आपने ये रिसर्च कर लिया कि आपकी नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कौन सा ब्लॉक अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपने ये रिसर्च की हो। आपने अपनी मंथली कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है कि वहाँ पर आपको मंथली कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और ये भी आपने ज़हन में रखना है कि पहले महीने जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके पास पहले महीने की कॉस्ट भी होनी चाहिए, मतलब फंड्स होने चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट खुलने में और फिर उसका प्रोसीजर प्रोसेस होने में और फिर वहाँ से अमाउंट रिलीज़ होने में टाइम लग सकता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास 1 या अच्छी सिचुएशन में तो 2 से 3 महीने का भी आपके पास फंड्स होने चाहिए, जो आपके पास कैश की सूरत में होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लेट्स से अगर आपकी जॉब लगी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको पता हो आपकी सैलरी कितनी है और सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन आपके अकाउंट में कितनी आएगी। ऐसा नहीं कि लेट्स से आपको पता चलेगा यार 4000 यूरोज़ जो है ना मेरी सैलरी है, लेकिन जब आप जर्मनी आए और पहली सैलरी जब आपके अकाउंट में गिरे तो आप सरप्राइज़ हों, क्योंकि यहाँ पे 40, 30, 44, 45% तो टैक्स लग जाता है। तो टैक्स कटने के बाद आपको पता चले कि यार मेरी सैलरी तो कोई 1500 या 2000 यूरो है, या लेट्स से 2200 या 2300 यूरो है, और मैं समझ रहा था 4000, और मैंने उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, और लेट्स से मैंने अकोमोडेशन इतनी महंगी ले ली, लेट्स से 1000 यूरोज़ या 1500 यूरोज़ की तो सिर्फ मैंने अकोमोडेशन ले ली, तो बाकी खर्चे मेरे कैसे निकलेंगे? तो वो सरप्राइज़ बाद में आपको मिलने से बेहतर है कि आप पहले से ही ये तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग करके जाएँ, जिसमें आपको पता हो कि आपकी सैलरी कितनी है, आफ्टर टैक्स डिडक्शन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में, जो कि नेट सैलरी यहाँ पे कहा जाता है, वो सैलरी कितनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रीलोकेशन कॉस्ट कितनी होगी। आप अपनी कंपनी से, लेट्स से अगर आपको फॉर एग्जांपल जॉब मिली है, तो आप अपनी कंपनी से भी ये डिस्कस कर सकते हैं। इवन आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि वो आपको रीलोकेशन कॉस्ट भी प्रोवाइड करें। बहुत सारे केसेस में
एम्प्लॉइज़ को रीलोकेशन कॉस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हो गया आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आपका ब्लॉक अकाउंट हो गया, आपका मंथली कॉस्ट एस्टिमेशन हो गई, आपकी सैलरी हो गई कि सैलरी कितनी है, आफ्टर टैक्स डिडक्शन नेट सैलरी आपकी कितनी है, रीलोकेशन कॉस्ट हो गई, आपके इमरजेंसी फंड्स हो गए। आइडियल केस में आई वुड से कि 2 से 3 महीने के आपके पास फंड्स होने चाहिए कि अगर आपके ब्लॉक अकाउंट में कोई डिले हो भी जाता है तो आपके पास 2 से 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है जो आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल अरेंज करनी है वो है आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिल जाए या जॉब ऑफर लेटर मिल जाए तो मेक श्योर कीजिए कि आप वेबसाइट पर जाएँ कॉन्सुलेट की या एम्बेसी की, जो भी आपके शहर में है, तो उसकी वेबसाइट पर जाकर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेक करें। उसके मुताबिक अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, लाइक से वीज़ा फॉर्म हो गया और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका एडमिशन लेटर हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, टिकट हो गई, अकोमोडेशन हो गई, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए या एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हो गए, रेफरेंस लेटर्स हो गए, रिकमेंडेशन लेटर हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, वो मेक श्योर करें कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको अरेंज करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको प्रिंट आउट निकलवा के उनको संभाल के रखें। वीज़ा फॉर्म हो गया वो मेक श्योर करें आप एज़ सून एज़ पॉसिबल फिल करके अपने पास रख लें। उसके साथ-साथ और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि आजकल बहुत डिलेज़ चल रहे हैं। तो जैसे ही आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि आप जर्मनी जाने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने में आप देर ना करें। उसके बाद आ जाती है एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए बहुत से लोग यहाँ पर स्ट्रेस में होते हैं और उसकी वजह से उनके बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उनकी बढ़ जाती है, और वो है अकोमोडेशन। तो मेरे केस में जो हुआ था, जैसे ही मुझे एडमिशन लेटर आ गया था, मैंने नेक्स्ट डे का भी इंतज़ार नहीं किया था। मैंने एज़ सून एज़ पॉसिबल मैंने अकोमोडेशन के लिए ट्राई किया अपनी यूनिवर्सिटी में। उनका जो पोर्टल बना हुआ था उस पर भी अप्लाई किया रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ से ईमेल फाइंड आउट करके ईमेल वहाँ भी किया, और अपने इंटरनेशनल ऑफिस, जो मेरी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस था, उनको भी ईमेल किया। मैंने सब जगह खड़का दिया, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैं वहाँ जाना है तो मैं इस अनसर्टेनिटी में नहीं जाऊँ कि यार मैं वहाँ रहूँगा कैसे। और क्योंकि अगर आपकी अकोमोडेशन कंफर्म नहीं होती तो आप अनसर्टेन होते हो। सबसे पहली अनसर्टेनिटी तो ये होती है कि मैं रहूँगा कहाँ। दूसरी अनसर्टेनिटी होती है कि जहाँ भी रहूँगा वहाँ पे कॉस्ट मुझे कितनी आएगी। ऐसा ना हो कि मुझे अकोमोडेशन जो यूनिवर्सिटी में ना मिले, जो कि सब्सिडाइज होती है, लेट्स से 2 से 300 यूरो या 400 यूरो में आपको अकोमोडेशन मिलने वाली है, लेकिन चूँकि आपने जल्दी अकोमोडेशन के लिए रजिस्टर नहीं किया और एप्लीकेशन नहीं भेजी, तो अब आपको प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा, जिसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट डबल हो जाती है। लेट्स से 600-800 यूरो तक भी चली जाती है कॉस्ट। और इवन दो अगर आप कॉस्ट कम करने के लिए प्राइवेट अकोमोडेशन शेयर भी करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपने किसके साथ रहना है, कौन लोग हैं, उनकी क्या आदत है, उनके साथ आपकी बनेगी नहीं बनेगी। वैसे आप नए-नए जर्मनी आ रहे होते हो, आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सर पर सवार होती है। उसके साथ-साथ अगर आप किसी ऐसे के साथ अपनी अकोमोडेशन शेयर कर रहे हो, जिससे आपकी ना बनी है, जो कौन हो, क कहाँ से है, आपको नहीं पता, भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में भी है तो कौन से शहर से हो, और अगर पाकिस्तानी नहीं है, कौन से मुल्क से है, उसकी क्या आदत है, सफाई, हाइजीन, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो मेक श्योर कीजिए जैसे ही आपको श्योरिटी हो जाए कि आप चाहे जॉब पर यहाँ पर आ रहे हैं या आप स्टडी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइन में एप्लीकेशंस होती हैं। तो अगर आपने ज़रा भी देर करी तो आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी डबल कॉस्ट भी हो सकती है और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ मेक श्योर कीजिए कि आप एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ पर अकोमोडेशन सर्च के लिए इनमोबिलियन स्काउट हो गया, वेगे गेजुप्त हो गया, इस तरह की और एप्लीकेशंस होती हैं। रिसर्च करें कि कौन सी एप्लीकेशंस जर्मनी में अकोमोडेशन सर्च के लिए यूज़ होती है। तो ये आपका बैकअप प्लान होना चाहिए कि लेट्स से अगर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन नहीं मिली, तो मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च करनी, तो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिन पर प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च हो सकती हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको एज सून एज पॉसिबल कर लेना चाहिए, वो आपकी है जर्मन लैंग्वेज। अगर आपने ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट नहीं किए तो मेक श्योर कीजिए कि जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें। कुछ ना कुछ जर्मन लैंग्वेज यहाँ पर सीख कर आप ज़रूर आएँ। बगैर जर्मन लैंग्वेज के यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है।
है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका सीवी और कवर लेटर। मेक श्योर करें कि उसको सिर्फ अपडेट ना करें बल्कि ये भी रिसर्च करें कि जर्मन फॉर्मेट और जर्मन लेआउट कैसा होता है और उसके मुताबिक अपनी सीवी को अपडेट एंड ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पर जो जॉब बोर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में रिसर्च करें। मेनली मैं आपको बता देता हूँ, लिंक्डइन हो गया, स्टेपस्टोन हो गया, इंडीड हो गया और जिंग हो गया। ये 4 जॉब बोर्ड यहाँ पर मेनली यूज होते हैं। तो मेक श्योर कीजिए इन पर आपका अकाउंट बना हुआ हो और लिंक्डइन पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड हो और आप जॉब सर्च करना ऑलरेडी स्टार्ट करें। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं तो स्टूडेंट जॉब्स हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, उनको वहीं से सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप जॉब सर्च वीजा पर आ रहे हैं तो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करना वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और सारे इंटरव्यूज जो है ना यहाँ पर ऑनलाइन ही होते हैं, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। और ये मत सोचिए कि मैं अभी तो पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ या बांग्लादेश में हूँ तो मेरी जॉब हायरिंग कैसे होगी। नहीं जी, इसका सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब हायरिंग में यहाँ पर टाइम लगता है, 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, प्रोसीजर के लिए। उसके बाद भी अगर आपके आने में देर हो तो आप रिक्वेस्ट करके अपनी हायरिंग या ज्वाइनिंग डेट जो है उसको आप थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हैं। उससे फ़ायदा बस ये होगा आपको कि आपको पता चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, उनको जवाब कैसे देना है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपकी सीवी हर जॉब के साथ, हर रिजेक्शन के साथ आपकी सीवी ऑप्टिमाइज होती रहेगी। आप सीवी को अपडेट करते रहेंगे और यहाँ पर आने के बाद आप या तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में होंगे या बेस्ट केस सिनेरियो आपको जॉब मिल चुकी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपकी स्किल बिल्डिंग। आप चाहे आईटी से हो, कंप्यूटर साइंस हो गया, बैंकिंग हो गई, फाइनेंस सेक्टर हो गया, आपका मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, मेक श्योर कीजिए आप इनमें से जिस भी फील्ड से हो या इनके अलावा भी किसी फील्ड से आप रिलेटेड हैं तो उस फील्ड की टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपकी जावा स्क्रिप्ट या हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया जिसमें वर्ड आ जाता है, आपका एक्सेल आ जाता है, फाइनेंशियल एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। टेक्निकल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उस पर काम करना आप एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें ताकि यहाँ पर आने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपकी ट्रैवल प्रिपरेशन। तो आप जब ट्रैवल करें तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी फ्लाइट बुकिंग हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी पूरे हों। ये भी मेक श्योर करें कि आपके पास गूगल ट्रांसलेट, डीपेल या इस तरह की ट्रांसलेशन जो एप्लीकेशन होती है वो आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। डॉयचे बान हो गई, यहाँ पे ट्रेन सिस्टम नेविगेट करने के लिए आपको आसानी होगी। उसमें आपको पता चलेगा कौन सी ट्रेन किस टाइम पर कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है और वो आपको कहाँ लेकर जाएगी, तो वो आपके लिए आसानी होगी। गूगल मैप हो गया। इस तरह की आपने रिसर्च करने की कौन सी एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए जो आपको जर्मनी आने के बाद रिक्वायर्ड होंगी। तो ये सारी चीजें आपको जर्मनी आने में भी हेल्प करेंगी और मेक श्योर करेंगी कि आप जर्मनी आने के बाद किसी भी अनप्लेजेंट सरप्राइज से आपका सामना ना हो। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने ये जानना है कि जर्मनी आने से पहले आपने कौन कौन सी स्किल्स पर काम करना है तो वो वीडियो भी आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। ऊपर यहाँ उसका लिंक आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट की मंथली कॉस्ट एक्सपेंसेस कितने होते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी यहाँ ऊपर आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि वो वीडियो भी देखें। मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।